और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यष्टि से समष्टि तक की मंगलकारी अभिलाषाओं और भावना से अनुप्राणित और विप्रेरित अपनी संवेदना, मानवता, चिकित्सा की योग्यता के बलबूते काशी में, और काशी में ही क्यों विश्व में विख्यात पद्मश्री डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका। कहते हैं कि चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो धरती पर भगवान को पैदा करने की ताकत रखता है, और इसी का जीता जागता उदाहरण आप हैं, क्योंकि आपने इसे एक ऐसा कमर्शियल पेशा नहीं बनाया जिसकी वजह से शायद कुछ बुराइयां इसमें आ गई हैं। तो इस लिए सबसे पहले तो हम सभी काशीवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आप चिकित्सा क्षेत्र में तो महारत रखते ही हैं, लेकिन बनारस को लेकर के भी आपकी अपनी एक सोच है, इस पर भी आपका एक शोध है। तो यहीं से शुरू करेंगे, काशी को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आज की जो काशी है। प्रणाम। मैं मूलतः अध्यापक हूँ, चिकित्सा विज्ञान का अध्यापक हूँ जी। और इसलिए चिकित्सा हमारे लिए उतना ही है जैसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ना जी। और रोगी हमारे लिए विषय है, पुस्तिका है, आलेख है और उस पर हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में हमारे श्रद्धेय गुरु अब नहीं है, डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव, संत चिकित्सक थे हिंदू विश्वविद्यालय में। वो ऐसे व्यक्ति अब नहीं होते जी। और वो कहा करते थे हम लोगों से, अंग्रेजी में ये कहावत है कि पेशेंट इज स्लेट ऑन विच यू लर्न एबीसीडी ऑफ मेडिसिन। तो यह पाश्चात्य विचार है, लेकिन आपने कहा कि हम उसे भगवान मानते हैं चिकित्सक को। हमारे यहाँ सारे वेद मंत्रों में है प्रथमो दैवो भिषक। इसका ये अर्थ नहीं कि चिकित्सक जो है वो देव है, इसका अर्थ है कि ईश्वर ही अपने अंश में, वह विषक कर्म उनके अंश में है और वह जिसको उपकृत कर दे, जिसके सिर पे उसके लिए भेज दे, वो उससे उपकृत हो जाए और वह चिकित्सा करे। माता हमारी सबसे पहले चिकित्सा के घर में, हम उसके गर्भ से उत्पन्न होते हैं। माता हमारी सेवा करती है, लालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है, और इसलिए दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है। भगवती कहती हैं, हालांकि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से वैसा नहीं मिलता, लेकिन भाव इसका है। और जब आप कवच की लार मरगला का पाठ करते हैं तो उसमें अहम पृथ्वी ज्ञानाम चिकित्सी अपने लिए भगवती ने कहा है जी। तो ये जो चिकित्सी शब्द है, ये संपूर्ण कल्याणकारी, यह दृष्टि है हमारे यहाँ चिकित्सा जी। और यह अच्छी बात आपने कही कि समय बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन जिस परंपरा से हम आते हैं उस परंपरा में चिकित्सा लोगों की सेवा करना और उनका संपूर्ण उनके व्यक्तित्व का निर्वाह करना, उसकी रक्षा करना, वो ज्यादा उद्देश्य, वो ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है और वही हमारा विषय है। अब अध्यापन में हम विद्यार्थी को पढ़ाएंगे कैसे, इसलिए रोगी को देखना आवश्यक है। अब उस क्रम में अगर रोगी से हम धन लेना उपार्जन शुरू करेंगे, धन का उपार्जन शुरू करेंगे, तो रोगी तो हमारे पास नहीं रहेगा जी। इसलिए रोगी की सेवा करना बड़ा आवश्यक है, वो तृप्त हो जाए। और मालवीय जी महाराज की ऐसी परंपरा थी, अब नहीं है, बहुत सारे कारणों से नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ विद्यार्थी के रूप में आए तो यहाँ एक पैसा उसका औषध के लिए नहीं लगता था जी। बिना पैसे के उसका प्रवेश हो जाता था, सर्जरी हो जाती थी, ऑपरेशन हो जाता था, वस्त्र उसे मिलते थे, दोनों समय का भोजन उसको मिलता था, और जब वो जाता था तो ढेर सारे आशीर्वाद देकर के अपने गाँव जाता था। यह महाराज की, मालवीय महाराज की तब उनकी परंपरा है जी। और इसलिए हम सब उसके खाली संवाहक हैं, संदेशवाहक हैं। क्या बात है, और बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि मालवीय जी की बगिया में न जाने ऐसे कितने नगीने पैदा हुए, आगे बढ़े और न सिर्फ बनारस बल्कि देश का नाम रोशन किया। वैसे ही एक अनमोल धरोहर के रूप में, एक अनमोल नगीने के रूप में डॉक्टर के त्रिपाठी आप भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपके बारे में लोग दूर दूर से सुनकर आते हैं, और सुना है कि 3 बजे भोर से ही लोग लाइन लगा लेते हैं आपके घर के सामने, आपके चिकित्सा की कुशलता के नाते और आपके निस्वार्थ और बिना किसी शुल्क के वहन किए जो है उनकी सेवा आप कर रहे हैं। ये विचार मन में कब आया और कैसे जी? हमारे गांव में, मैं जिस वंश का हूँ,
भृगुवंशी हम लोग हैं जी। और काशी में जब काशी का निर्माण हुआ होगा, जैसी भी किंवदंती हो या शास्त्र या वेदों में लिखा हुआ हो, जो हम लोग अपने पूर्वजों से हमने सुना जी। तो एक कथा है जो कई बार कही गई है। राजा मोती चंद जी ने भी इसका एक बार अपनी काशी के इतिहास में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लोग देवता आने को उत्सुक थे भगवान शिव के नगरी में, लेकिन यहाँ यह हुआ विचार कि वो तो मृत्यु लोक है, वहां लोग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे जी। तो इसलिए लोगों ने प्रार्थना किया। तो उन्होंने जो पहला शासक काशी का दिवोदास जी। जो काशी के शासक हुए जी। वो भगवान धन्वंतरी के अवतार के रूप में आए और उन्होंने कहा ये जाएंगे, ये शासन भी करेंगे और ये रोगों से मुक्ति भी दिलाएंगे और यहाँ कोई रोगी नहीं होगा, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंपरा तो वहां से प्रारंभ हुई। हमारे गांव में वैद्य थे और यही परंपरा है, दिवोदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी के बाद उसी परंपरा में च्यवन ऋषि हैं, उसी में भृगु महाराज हैं और उसी परंपरा में सुश्रुत है, ऋचीक है। ये पूरी की पूरी वैद्यों की परंपरा है। और हमारे गांव में हमने जब इसके बारे में हमें ज्ञान हुआ चिकित्सा क्या चीज होती, तो वहाँ जो लोग वैद्य भिषक कर्म करते थे वो लोगों को औषधियां बता देते थे। लोग औषधि या तो खरीद के लाते थे या तो ढूंढ के लाते थे खेत से कहीं से भी जहाँ उपलब्ध हो और उसे बनाते थे और निःशुल्क उसको बांट देते थे। तो मुझे लगा कि चिकित्सा का कार्य ऐसा ही होता है, इसमें शुल्क लिया नहीं जाता। और हमारे नाना जो वैद्य थे परंपरागत नहीं थे, उन्होंने शास्त्र पढ़ा था और शास्त्र पढ़ने के बाद वो जमींदार थे। तो उनका एक तरह से आप कह लें ये उनका व्यसन था। औषधियां खूब बनाते थे, बड़ी महंगी महंगी औषधि बनाए। हम लोग छोटे छोटे बालक रूप में खेलते थे, देखते थे। वहां कई ढंग से उनका शोधन होता था, घी में, गोमूत्र में, गोबर में, मिट्टी में 3-3 महीने शोधन की क्रिया होती थी और वो सारी औषधियां वो मुफ्त में बांट दिया करते थे। तो हमें लगा कि हमारे भृगु वंश की परंपरा में जहाँ सुश्रुत और ऋचि ऐसे लोग, च्यवन महर्षि च्यवन जिस परंपरा में हुए हैं, अगर ईश्वर ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की और वाल्मीकि महाराज के पास भेज दिया और हमारी जीविका के लिए अध्यापन कर्म दे दिया, तो मुझे इस छोटे से काम करने में कोई बड़ा गर्व अनुभव नहीं करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। क्या बात है। तो हमारी परंपरा और भी बहुत कुछ है, यानी कि अपने से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, अपनी किस योग्यता को हम मानवता के लिए और समाज के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ये सब हमारी ही संस्कृति या सनातन संस्कृति कह लें उसी की परिचायक है। सनातन की बात बरबस आ ही जाती है। अभी आपकी बातचीत में भी मुझे लगता है कि एक ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया के रूप में हमारी जो परंपरा, अपने हम बुजुर्गों की बात करते हैं, पूर्वजों की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पे सनातन और संस्कृति जो भारतीय है वो आ ही जाती है। सनातन और चिकित्सा क्षेत्र अगर दोनों को जोड़ के हम देखें, क्योंकि आपका दोनों पे बराबर जो है नियंत्रण है ऐसा हम जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? पूर्व वैदिक काल में जो संस्कृति रही हो, वेदों का तुमने समय भी पता, अब लोग मानते हैं उसको और उसकी वैज्ञानिक गणना भी, लेकिन पूर्व वैदिक काल भी रहा होगा। और उस पूर्व वैदिक काल में हमारे ऋषि लोग हुए, ईश्वर जिसके हम इतनी सारी कल्पनाएं करते हैं, ये सब के सब जो लोग हैं भिन्न भिन्न, भगवान शिव हो, पार्वती हो, उसके दक्षकाली के विध्वंस, ये सारी की सारी जो कथाएं हैं जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी, जो हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं। तो पहले वैदिक काल हुआ, फिर उसके बाद स्मृतियां हुई, फिर उसके बाद स्मृतियों के बाद फिर आरण्यक हुए, वो पुस्तकें हुई और उसके बाद ये सारी की सारी लोग जो परंपराएं आई, जिस परंपरा में रामायण भगवान तुलसीदास जी ने लिखी, ये सब लोग मर्यादा मिल करके सब मिला जुला एक जो संस्कृति हमारे पास, एक जिसको आपने कहा एक वाटिका के रूप में जाए और तमाम पुष्प वहां बिखरे हुए हों, तो ये सब के सारे लोग, हमें लगता है सनातन शब्द इनको मिला जुला के बना होगा, क्योंकि बाकी के लिए तो हमारे पास शब्द है। पूर्व वैदिक काल है, वैदिक काल है, आरण्यक काल है, स्मृति काल है, उसके बाद उपनिषद का काल है, तो ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन जो सनातन जिसके बारे में हम बार बार इस समय कहते हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। ये वो लोग परंपराएं हैं जो कि शुद्ध शुद्ध वैदिक परंपरा को लेकर के बनाई गई, पुराणों में जिसके आख्यान मिलते हैं
और उस पुराणों के आख्यान से लेकर के वो लोक संस्कृति में पनप गई। हमारी यही सांस्कृतिक विरासत है जी। और मेरी समझदारी इसी को लेकर के सनातन धर्म। जी बिल्कुल। और चिकित्सा की बात करते हैं, ज्यादातर आजकल जो हमारा जीवन है वो जूझ रहा है तनाव से, अवसाद से, और साथ ही साथ उसके साथ उपहार स्वरूप मधुमेह, उच्च रक्तचाप और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो छोटे बच्चों से युवा से लेकर किशोर और वृद्ध में, वयस्कों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी जो समस्या है हम भारत वंशियों के लिए वो मधुमेह की समस्या है। ये जो समस्या है ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी अभी ये समस्या टाइप 1 डायबिटीज के रूप में हम देख रहे हैं। आप इसके महारथी माने जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के जो है, तो इसी से शुरू करना चाहेंगे। पहले तो मधुमेह को समझना चाहेंगे आपके माध्यम से। जी। एक छोटी सी घटना है हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, आयुर्वेदिक शास्त्र में तो लिखी हुई है। ये दक्ष प्रजापति जब उनका यज्ञ विध्वंस किया जी भगवान शिव के गणों ने, तो बहुत कुछ अभक्षाभक्ष ग्रहण कर लिया। अब यज्ञ में भविष्य होगा, घृत होगा, जौ होगा, खाने की चीजें होंगी, ये सब की सब खाने योग्य नहीं है। ऐसी परंपरा से कही गई बात है और कहीं कहीं लिखी उद्धृत भी है, ये शास्त्रों में भी उद्धृत है, आयुर्वेद के शास्त्रों में, कि जब गणों ने उस भविष्य का भोग कर लिया और यह सूचना भगवान को मिली, तो भगवान बड़े क्रोधित हुए भगवान शिव, और उन्होंने कहा कि यह मर्यादा का हनन हुआ। दक्ष ने तो जो किया किया, तुम लोगों ने जाकर इस परंपरा और मर्यादा का हनन किया, और इस कारण जो अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं था, जो मर्यादा जिसको जो निर्वाह होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया कि अब इसके बाद जो इन परंपराओं का निर्वाह नहीं करेगा, जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करेगा, शास्त्रगत मर्यादाओं का निर्वाह नहीं करेगा, तो मैं उसके शरीर से वहीं से बाहर निकलूंगा। और इसलिए मधुमेह जो है यह जीवन शैली का रोग है। अगर आपने जीवन शैली जो हमारे शास्त्रों द्वारा हमें बताई गई है, अगर उसका निर्वाह नहीं किया तो ये रोग हो जाता है। अब आपने जैसे बताया तनावग्रस्त, तनाव के मूल में वही कारण है। जो जैसे जैसे जीवन शैली बदली, लोग पहले खेती बाड़ी करते थे, फिर उसके बाद अध्ययन करते थे, फिर उसके बाद उनका विवाह होता था, विवाह होने के बाद फिर परिवार हुआ, फिर सीमित समय में उनकी जो भी सेवा थी, अगर खेती कर रहे तो खेती, वरना फिर वो संन्यास ले लेते थे। और गांव के जो बुजुर्ग होते थे उनकी चारपाई फिर आंगन से निकल करके वो सारे में आ जाती थी, और उसके बाद वो कहीं बाहर छोटा सा कुटिया बना के रह लेते थे, अपने गृहस्थ जीवन में ही रहते हुए एक तरह से आश्रम और संन्यास ले लेते थे, घर के कार्य से मुक्ति पाए, तो तनाव तो नहीं रहता था उनको। अब बिल्कुल उल्टा हो गया, अब हम सीमित हो गए, परिवार बहुत सीमित हो गया, सबके कार्य क्षेत्र बहुत अलग अलग हो गए, शहर बहुत बड़ा हो गया, आदमी बहुत छोटा हो गया, पहुंच नहीं पाया, तो जो कुछ भी भौतिक सुख हमने जिस रूप में भी ग्रहण कर लिया, उससे हमारी मर्यादाएं नष्ट हो गई, भोजन शैली में परिवर्तन हो गया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया कि पहले तो हम पैदल चलते थे, हम विद्यार्थी के रूप में जब पढ़ने आए तो हमारे पास साइकिल नहीं थी, तो हम पैदल जाते थे विश्वविद्यालय, और पैदल जाते थे तो इसलिए उतनी कम से कम हम हमारे साथ कुछ न कुछ शारीरिक श्रम हो जाता था, वो श्रम समाप्त हो गया। अब बालक 6वीं कक्षा को छोड़ दे, पहली दूसरी कक्षा में भी लोग परिवार के चाहते हैं कि वो किसी सवारी के साथ चला जाए, या तो माँ बाप छोड़ाए या तो स्कूल का विद्या, तो बालक का वो भी काम समाप्त हो गया। बालकों को 7वीं 6वीं कक्षा से ही हम अब कोचिंग वाले संस्थान में डालने लगे, तो जो कुछ खेलने का समय था वो भी चला गया, शारीरिक श्रम नहीं हुआ, और जो खाने की अब भोजन बनाने का समय नहीं है, परिवार में भी समय नहीं है, सारे पत्नी सारे जो एक इकाई है, दोनों लोग नौकरी करते हैं, तो अब इसलिए फास्ट फूड का प्रचलन हो गया, लोग बना बनाया पकवान ले जाने लगे, जो बने बनाए पकवान आते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है ताकि वो नष्ट ना हो। ये सब मिलकर के इन्होंने जीवन शैली बड़ा परिवर्तन किया। और जो सबसे घातक, जो वैज्ञानिक तथ्य पर है, जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, एक विषय हमारा है क्रोनोबायोलॉजी, काल चक्र समय के साथ साथ जीवन के परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एक ये विषय है अपने आप में। और अब ये हमारे सारे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अब ये
साबित हो गया हमारे लिए कि अगर आपने भोजन रात्रि में किया तो वह भोजन पचेगा नहीं जी। भोजन का नियम है कि आप प्रातः काल उठ करके जलपान करने के बाद जो कुछ भी करते हैं नित्य कर्म के बाद भोजन करें। दोपहर का भोजन कम रखें और सायंकाल का भोजन या तो ना करें और यदि करें तो सूर्य डूबने के पहले करें, ताकि अग्नि उस समय हमारी अग्नि बहुत हल्की रहती है, रात्रि में उसे पचने का कार्य मिले। सारे हमारे हार्मोन रात्रि में अलग से काम करते हैं। अब सारे जितने भी हमारे समारोह होते हैं, विवाह जो कि शास्त्रों के नियम से विवाह 5 बजे तक गोधूली वेला में बारात की अगुवानी हो जानी चाहिए थी जी। वो तो 2 बजे रात तक लड़की सज के आती है जयमाल के लिए। हमने जो हमारी सारी परंपरा, इसीलिए मैंने थोड़ी देर आपसे पहले कहा, सनातन धर्म हमारे वैदिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को लोक से जोड़ता था, हमने उसको नष्ट कर दिया। हमने लोक परंपरा छोड़ दी अपनी। अगर लोक परंपरा हम छोड़ देंगे, सनातन धर्म की कैसे रक्षा हो पाएगी? उसी का स्वास्थ्य से संबंध है। और इसलिए जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण है कुसमय में भोजन का करना, एक गैर पारंपरिक भोजन को के साथ जीवन यापन करना, और अब बाजारू भोजन के ऊपर, जिसको हम फास्ट फूड की संस्कृति कहते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहना। इन तीनों ने मिलकर के हमारी पाचन शक्ति में बड़े परिवर्तन किए। अब हम डायबिटीज, मधुमेह, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जिसको हम पहले 45-50 साल 60 साल में देखते थे, अब हम इस समय 30-35 साल के बच्चों में, अभी विवाहित भी वो नहीं हुए, उनका विवाह भी नहीं हुआ, नौकरी भी नहीं पाए, उनके अंदर मधुमेह का रोग आ गया। उसका सबसे बड़ा कारण मोटापा, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, समय पे भोजन का न कर पाना, जो अभक्षा वस्तु है उसका भोजन करना, और श्रम का बिल्कुल ही ना करना, इन सब ने मिलकर के हमारे शरीर में परिवर्तन कर दिया। और अब हम इस मूल्यों के लिए जा रहे हैं। हमारी रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज इंडिया, जिसका मैं उत्तर प्रदेश शाखा का 5 वर्षों तक अध्यक्ष था, अब हम विद्यालय में जाकर के बच्चों को समझाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं और शिक्षकों को समझाते हैं कि आप कोचिंग कक्षा की व्यवस्था समाप्त करिए। बच्चे कंधे पर बस्ता लाद के ना कहीं, पूरी दुनिया में कहीं, ये भारत हमारा देश है, हम अब तक इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाए। बच्चे 10 किलो 15 किलो का वजन लाद करके 3री-4री कक्षा का बच्चा स्कूल जाता है, संसार में कहीं नहीं होता। जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल सत्य है जो है कि आज भौतिकता और आधुनिकता की होड़ में, और कहीं न कहीं समाज में अपने आप को ज्यादा उत्कृष्ट बनाने की होड़ में कि हम ज्यादा संसाधन युक्त हैं, हम ज्यादा संपन्न हैं, जो है इस चक्कर में हम अपनी सेहत, अपनी जिंदगी से कहीं न कहीं समझौता कर रहे हैं। और जीवन का मूल उद्देश्य जीवन ही है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी जीवन से हम समझौता कर बैठे हैं, हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा शरीर भी हमें संदेश देता है कि कब क्या खाना हमें चाहिए या कितना खाना चाहिए। एक सूक्ष्म शरीर की परिकल्पना हमारे वैदिक धर्म में है, और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को लेकर के, क्योंकि आपका अभी हम बात कर रहे हैं तो समझना मुश्किल है कि आप चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं या वैदिक आचार्य हैं आप, जो है तो दोनों के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जी, शरीर जो हमारा भौतिक शरीर है, लिंग शरीर जिसको आज हम आयुर्वेद में भी कहते हैं जी, निर्माण तो इसका जब हुआ तो उसमें पंच महाभूत, तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं के साथ साथ ये जो तीनों वायु, पित्त, कफ जी, ऐसी अवधारणा आयुर्वेद में कि ये इसमें जब ये तीनों मिल जाते हैं, जब हमारे शरीर में मिल करके कुल 24 हैं ये जी, हमारे जो तन्मात्राएं हैं और जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के साथ साथ जो हमारा परम तत्व है, आत्म तत्व है जी, इसमें जो विकृति होती है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि विकृति के साथ, तब जब विकृति होती है तब उसके साथ साथ रोग हमारा कारक होता है जी। और ये एक सम अवस्था में, जब विषम अवस्था में हो तो रोग हमारे शरीर में हो गया। तो माँ के गर्भ में शिशु का आना, गर्भ का धारण होना जी, वही उसी समय बहुत कुछ तय हो जाता है हमारे लिए कि शरीर हमारा कैसा होगा, हमारे जीन क्या होंगे, उसमें विकृति कहाँ आएगी, उसमें रोग क्या आएगा, सब क्या। इसको हम जेनेटिक्स में कहते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष है जिसको हम एपिजेनेटिक्स अपनी आधुनिक भाषा में कहते हैं। जब बच्चा गर्भ के बाहर निकलता है तो जो वातावरण, इन्वायरमेंट फैक्टर जिसको कहते हैं,
उसके कारण भी उसके जीन में परिवर्तन हो जाता है और म्यूटेशन हो जाता है। तो जो अपेक्षा गर्भ में थी शिशु के, वो अपेक्षा उतना जीवन गर्भ के बाद जब वो बाह्य वातावरण में आता है तो उसका निर्वाह नहीं हो पाता, और जब नहीं निर्वाह हो पाता तो फिर तमाम रोग पैदा हो जाते हैं। ये बहुत आवश्यक है, और ये हम चाहते हैं कि आप महिला हैं, आपको जब कभी मौका मिले हमें कभी बुलाइएगा। हम भाई बहुत बार महिलाओं के विद्यालय में भी जाते हैं और इस वैज्ञानिक पक्ष को बराबर रखते हैं। विवाह का देर से होना रोग का बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे देश को समझना चाहिए। हम उदाहरण देते अवश्य हैं विदेशों का, कार्य शैली में, सब कुछ में, लेकिन यदि विवाह बहुत देर से हो और संतान की उत्पत्ति बहुत देर से होगी, विकृति उसमें आएगी। सारे हमारे पास प्रमाण इस समय, जिसको हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, हमारे पास सब सूचनाएं एकत्रित हैं। विवाह का समय निश्चित है और उसी समय पर विवाह होना चाहिए। अब क्या है ये यहाँ बात करने का ये बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन विवाह कब हो और संतान की उत्पत्ति कब हो, इसमें सामंजस्य बनाना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे रोग के कारण ये भी है, और अब 40-45 वर्ष में जो संतान होगी उसके अंदर तो विकृतियां आने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिसको हम जेनेटिक बीमारी कहते हैं। ये बीमारी बहुत उनकी अधिक होती है। जो सबसे अभी भी जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं पढ़ाई जाती है हमारे चिकित्सा संस्थान में, और जो विदेशों से भी आई हैं, सारे शोध ये बताते हैं सबसे अच्छी उम्र माँ बनने की कन्या के लिए 22 वर्ष से 25 वर्ष है। हम कहाँ विवाह करते हैं इस उम्र में? कोई नहीं करता। थोड़ा और खिसकते हैं 28 वर्ष है। ऐसा ही पुरुष के लिए है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, और आपको ये बड़ा हास्यास्पद लगेगा जान करके, बड़ा दुख भी होगा, बड़ी ग्लानि भी होगी सुन करके, कि अधिकांशतः जो हम IVF करते हैं, चाहे अपने देश में चाहे विदेशों देश में, उसमें जो हम भ्रूण लेते हैं इस क्रिया में, सेंचन की क्रिया में, ये सब के सब भ्रूण क्या होते हैं? ये 22 से 25 वर्ष के बच्चों के होते हैं, या उन कुंवारी लड़कियों के होते हैं जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। ये वहां से इकट्ठे, और वही सबसे स्वस्थ बालक होता है। हम इसको अपनी जीवन में प्राकृतिक तौर पर क्यों नहीं ला सकते? क्या हमें इसमें शर्म है बोलने में? जो वैज्ञानिक तथ्य है हम उसकी अवहेलना करते हैं। इसलिए जीवन शैली भी आवश्यक है, और जैसा आपने कहा आयुर्वेद में इसकी व्याख्या है, खूब व्याख्या है। कब हमारा यज्ञोपवीत हो, कब हम जाए पढ़ने, कब हमारा विवाह हो, और किस उम्र तक संतान हो जाना चाहिए, नहीं तो संतान अभिशप्त होगा। क्या बात, ये लिखा हुआ है। गौरव महसूस हो रहा है ये सब बातें सुन करके, कि पूरी दुनिया अगर भारत को विश्व गुरु कहती है, मानती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आशा से तो सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अपनी पुरानी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों को, जो वैदिक कालीन रही, जो आर्यवर्त की निशानी है, उसे फिर से अपनाने का दौर आ गया है, या यूं कह लें कि उसकी जरूरत महसूस हो रही है। अभी जीवन शैली की जब बात करें, ज्यादातर बीमारियां जीवन शैली से हैं, और वही समय का ध्यान में न रखना चाहिए। समय को लेकर के भी, इसके प्रबंधन को लेकर के भी बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें इस तरफ, और बच्चों की ट्रेनिंग इस तरीके से कराएं। तो बतौर चिकित्सक आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम समय प्रबंधन सीख लें तो हमारा स्वास्थ्य कितना बेहतर इससे जुड़ सकता है? जी, विद्यालय से प्रारंभ करें। जी, बच्चे की शिक्षा से ही प्रारंभ करें। बहुत कम उम्र में बहुत शीघ्र ही बच्चे को बहुत सारी पुस्तकों से लाद देना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, 5 वर्ष तक उसका जब विद्यारंभ हो, और ये विदेशों में ऐसा है, हमने आपसे थोड़ी देर 3 वर्ष का बच्चा होकर किसी विद्यालय में नहीं जाता। हम इसलिए डाल देते हैं कि हम घर में सोचते हैं बालक रहेगा तो उपद्रव करेगा, माताएं काम पे जा रही हैं तो उसको उन्होंने किंडरगार्टन में, ये गलत बात है। तो समय का प्रबंधन ऐसा करिए जब उसका अक्षारंभ होता हो, जब भी एक काल निर्देश हो जाना चाहिए, बहुत देर भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब बालक विद्यालय जाए, खेल के लिए पर्याप्त समय मिले। बहुत सारे जो हम होमवर्क हमने अंग्रेजी में पता नहीं कहाँ से सीख लिया, ये बिल्कुल ही विदेशों में नहीं होता, कहीं किसी पढ़ाई लिखाई स्कूल में नहीं होता। बच्चा खाली हाथ जाता है, खाली हाथ वापस आता है। तो ये बंद हो जाए। जो पढ़ने का समय हो उस समय बच्चा संदिग्ध होकर पढ़े। ट्यूशन वाली परंपरा का त्याग होना चाहिए। ये बहुत गलत परंपरा है। किसी भी पक्ष में, कहीं सी भी शिक्षा प्रणाली में इसका महत्व नहीं है। ट्यूटोरियल और ट्यूशन
ये बंद होने चाहिए। इसकी व्यवस्था अगर बहुत आवश्यक है। अगर विद्यार्थी जो शब्द ये बनाए गए थे, हम लोगों के भी समय में शब्द था, ये बालक के लिए जो कि ना पढ़ पाए, विद्यार्थी ना साथ रख पाए, तो अध्यापक थोड़ा समय निकाल के मुझे बताए कैसे पढ़ाना चाहिए, ये विषय तुम्हारा छूट गया। तो ट्यूटोरियल्स जो है, कोचिंग जो है, ये संस्थाएं नहीं होनी चाहिए और समय देना चाहिए बालक का, स्वयं उसके अंदर वो व्यक्तित्व उसका बने, विषय को समझे। अध्यापकों की उसी हिसाब से उनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए, जहाँ भी उनकी ट्रेनिंग होती है। हमें सिलेबस बदलना चाहिए, पाठ्यक्रम बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, हर 2-3 वर्ष पर करना चाहिए, और ये सब के सब राजनीति से प्रेरित ना हो। इसके लिए विद्वान बुलाए जाए जो विषय को जानते हो, और तब इन विषयों के बारे में तय कर लिया जाए क्या विषय। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर वाले विषय को लादते जा रहे हैं बच्चे के ऊपर, और पुराने वाले किताबों को कम नहीं कर रहे हैं। तो बस्ता जो इतना बड़ा था इतना बड़ा हो जा रहा है। ये उसकी गलती नहीं, इसीलिए बच्चा भागता है पढ़ने से। 3 काम हो गया। फिर समय का प्रबंधन करने, 28, 30, 35 वर्ष तक पढ़ते रहना निरंतर, कि अब बच्चा है कंपटीशन में, अब दूसरे में, अब तीसरे में नौकरी मिली, चौथे में चला गया, ये ठीक नहीं। क्या बनाना है, उसका मन समझ ले। अगर उसका मन नहीं लगता किसी विषय विशेष में, तो उसको जबरदस्ती उस विषय को पढ़ाने की जरूरत। ये देखें कि वो उसके अंदर क्या क्या स्किल डेवलप हो सकते हैं। जो हमारे इस समय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके अंदर ये गुण देखें कि किस चीज को कुशलता से कर सकता है। अध्यापक पहचान लेते हैं उसके अंदर संगीत की रुचि है, कला की रुचि है, गणित की रुचि है। उस रुचि को आप धीरे धीरे आगे निकालिए, और हर परिस्थिति में 25 से 30 वर्ष पर्याप्त है। उसे किसी न किसी धर्मोपार्जन के लिए लग जाना चाहिए। और जब वो लगेगा तो बहुत सारी बीमारी यहीं से ठीक हो गई उसकी, अब वो बीमारियां नहीं होगी। फिर कार्य क्षेत्र उसका जहाँ है, एक कार्यालय कैसा होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, ये सब पढ़ाया जाता है प्रबंधन में। ये जितने MBA वाले विद्यार्थी ये सब खूब पढ़ते हैं, प्रयोग में नहीं लाते, वो अलग बात है। किसको क्या कार्य करना चाहिए, कौन से आदमी को कार्यालय में कितनी दूरी पे रहना चाहिए, आपका कस्टमर आए उससे कितनी दूरी से बात करनी चाहिए, ये सब पढ़ाए जाते हैं। और ये जो प्रबंधन का क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र में होना चाहिए। विद्या, कब पढ़ाई करें, क्या विषय चुने, कब हम नौकरी प्रारंभ कर दें, उससे ज्यादा देर ना करें, और हमारा कार्य क्षेत्र कहाँ होना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों का कारण ये भी है, हम रात रात भर जगते रहते हैं, और हमारा जो जिसके चिकित्सा का क्षेत्र, अस्पताल में रात में लोग नर्स रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, डॉक्टर ड्यूटी करेंगे, ट्रेन चला रहे हैं आप, हवाई जहाज चला रहे हैं आप, तो रात में तो करेंगे। अब इस व्यक्ति को उसी हिसाब से उसकी छुट्टियां होनी चाहिए, और उसके काम करने का समय तय होना चाहिए। नहीं तो फिर वो बीमार हो जाएगा, तो काम नहीं कर पाएगा। आपका प्रोडक्शन जो अल्टीमेट है, जो आपका उद्देश्य है, वो प्रभावित हो जाए। तो समय का प्रबंधन, और स्वेच्छा से एक समय के बाद निर्णय लेकर के नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जो आपने भी की बात कही, इसका भी बड़ा तनाव है। आप 75-70 साल की उम्र में एक नौकरी छोड़, अब रिटायर हो गए, अब दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं कि कम कर। अब ये समय नहीं है आपके काम करने का, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो दक्षता आपकी समाप्त हो जाएगी। और जो चौथा समय है, फिर आप मोक्ष की ओर चले जाएं, चिंतन करें, समाज का कल्याण करें, मोह को कम करें। आसक्ति जो है, मोह है, ये सबसे बड़े रोग का कारण है। अगर इससे छुट्टी मिले तो फिर बहुत सारे रोग का हमारे पास निदान स्वतः हो जाए। और अंत में जो जाते जाते आप पर्यावरण की बात कर लो, क्योंकि बहुत सारी महामारी जो है पर्यावरण के कारण होती है, और उस पर्यावरण को दूषित करने के लिए का वजह यही है, एक तो जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तेजी से, गांवों का शहरीकरण हो रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। ये निर्दिष्ट हो जाना चाहिए सरकार की ओर से और हमारे ओर से, ये क्षेत्र गांव के लिए सुरक्षित रहेंगे, ये खेत सुरक्षित रहेंगे। हर क्षेत्र में आप कल कारखाने खोल दें तो वो क्षेत्र तो नष्ट हो जाएगा। वो उसकी शुचिता बनाए रखनी चाहिए, और इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं नदी सुरक्षित रहे, वन सुरक्षित रहे, खेत सुरक्षित रहे, पहाड़ सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित रहेंगे, जब सब जगह हम कल कारखाने खोल देंगे, सब जगह हम शहर बसा देंगे, सब जगह हम जनसंख्या की, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो पर्यावरण ठीक रहे, वायुमंडल ठीक रहे, ऐसे वृक्ष लगाए जाए जो वृक्ष हमारे पास, ऐसी गणना है कि पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हैं हमारे जो कि बहुत गुना
कई गुना ऑक्सीजन देते हैं और जी। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे वृक्ष लगाए जाए। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री जिसको हम कहते हैं, विषय है हमारे यहाँ। ये बढ़े बढ़े, लोग इस पे शोध करें और संपर्क, एक हम दूरी बना के रखें व्यक्ति से व्यक्ति। ये जो हम कहते हैं जिसको कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक दूसरे के संपर्क में आने वाली बीमारियां, तब इन बीमारियों पे हम लोग कर पाएंगे। श्वास लेने की बात जैसे हुई, हम बहुत साथ साथ रहेंगे, बिना किसी नियम के रहेंगे, एक दूसरे को छूते रहेंगे। क्यों छू? ये विदेशी परंपरा है। हम क्योंकि अपने हक काहे को हम करें भाई, हमारा जिससे प्रेम है तो प्रणाम कर लें, जैसे आराम बोल दें, दूरी दूर से बना के रखें। यह जो कई विचित्र, जिसको एब्रेशन कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में, यह जो प्रवृत्ति हमारी हो रही है, जिसको हम बहुत आधुनिक समझते हैं, धीरे धीरे विदेशों में दूर। विदेशों में आप हर किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिला सकते, हर किसी व्यक्ति को आप हग नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोग करते, गलत बात है। हमें सबकी अच्छी चीजें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और पर्यावरण और प्रदूषण अगर हम दूर कर पाएंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, एक वैज्ञानिक हमसे बात कर रहे थे कि शब्दों से भी प्रदूषण होता है। अलार्म कोई बहुत जोर से मोबाइल पर बात कर रहा है, काहे को बात करें? यहाँ बात करें, या बात करना हो तो कहीं अन्यत्र जाके बात करें। आप ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा करके कोई सामाजिक कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? तो वो शब्द का भी प्रदूषण होता है, भाषा का भी प्रदूषण होता है, विचारों का प्रदूषण होता है। हम इनको रोक के रखें तो चीजें नियंत्रित हो सकती है। क्या बात है, हर जगह बात वही घूम फिर के आती है, किस तरीके से हम कैसी संस्कृति और कैसी सभ्यता में जी रहे हैं, ये समझने की जरूरत है और क्या होना चाहिए। बात अधूरी रह जाएगी। ठंड का मौसम चल रहा है, हार्ट स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़े हैं और आप हमारे साथ हैं, तो अपने दर्शकों के लिए हम कुछ सुझाव चाहेंगे। क्या प्रिकॉशंस बरतें, किन बातों पे ध्यान रखें, खासतौर पे जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो? जी। ठंड में श्यानता बढ़ जाती है रक्त की, जी, विस्कोसिटी जिसको फिजिक्स में कहते हैं, तो गाढ़ा हो जाता है। हमारे शरीर में चर्बी होती है, चर्बी की मात्रा का प्रयोग अगर हम अधिक करेंगे, वसा की मात्रा का, मोटापा बहुत रहेगा। तो ठंड में एक कारण यह है कि प्रवाह रक्त का धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, सूने हो जाते हैं। जिन्हें वात की बीमारी है आयुर्वेद की दृष्टि से, या जिनको हम आर्थराइटिस कहते हैं अपनी भाषा में, तो ये अंग में प्रवाह कम होता है, अंग सूने हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे परंपरा थी, आग से सेक दो, बड़ी अच्छी परंपरा है। रक्त संचार बड़ा बढ़िया उससे होता है, आग से। बिजली से होता है कि नहीं, इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं रक्त संचार बढ़ाने के लिए। तो ठंड में बाहर खुले ठंड में ना निकलें, प्रयास करें सूर्योदय, क्योंकि वो सूर्योदय की जो पहली किरण होती है वो हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती है। जाड़े में भी विटामिन डी हमें मिलता है उसमें। तो ठंड में सबसे आवश्यक तो यह है कि हम सारे अंगों को ढक करके रखें, कान ना खुले रखें, और शरीर में कपड़ा अवश्य पहने, लेकिन कपड़े भी उसी तरह। ऐसा नहीं कि अगर एक स्वेटर 10 दिन तक 15 दिन तक, उन्हीं कपड़े भी अगर हम पहने तो उसको वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, उनकी सफाई होनी बड़ी आवश्यक है। कई बार हम ऐसा नहीं करते, रजाई के लिहाफ को हम नहीं, इसलिए बहुत सारी अब बीमारियां, बड़ी विचित्र बात। और आपने अच्छा प्रश्न पूछ दिया। इन दिनों हमारे पास एक विचित्र रोग आया जिसमें बुखार नहीं उतर रहा था, हम लोग बड़े परेशान थे। ये स्क्रब टाइफस, जो बहुत पहले, आज की 50-60 वर्ष पहले था, अब वो पुनः इसलिए आ गया कि लोग साथ साथ सिकुड़ करके वस्त्रों का आदान प्रदान करके, और वो खुजली के रूप में आता है, इसलिए नाम उसका स्क्रब है। टाइफस उस वायरस का नाम है। और वो बुखार इस समय बड़ा, क्योंकि उसकी औषधियां बड़ी सीमित है, और ये महीनों बुखार उतरता है, लोग समझते वायरल बुखार है। तो शुचिता, एक दूसरे से संपर्क कम से कम हो। अग्नि का प्रयोग अगर प्राकृतिक ढंग से हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे विषाणु से स्वतः समाप्त हो जाते हैं, बिजली से नहीं हो पाते, अग्नि से हो जाते हैं। इसलिए हमारे आदमी बड़ी, हर काम में अग्नि जलाई जाती है, बड़ी पवित्र मानी जाती है। आग पर भोजन बनाए, संभव भी नहीं है भय, लेकिन इसका विचार कर सकते हैं। और जाड़े में जो रक्तचाप है वो सामान्य दशा में ऐसे भी बढ़ते हैं, स्वस्थ मनुष्य के, रोगी के भी नहीं, सामान्य दशा में बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर को काम ज्यादा करना पड़ता है। व्यायाम करने की आदत डालें, प्रातः उठ करके, उससे रक्त संचार बढ़ेगा। जाड़े में व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में जाए, पैदल चल के जाए सुबह,
तो उससे भी थोड़ा सा प्राकृतिक तौर पर व्यायाम हो जाएगा। भोजन में बहुत ज्यादा वसा चर्बी का ना प्रयोग करें, घातक है इसके लिए। गाय की देशी घी ले सकते हैं, लेकिन अधिक वसा तली चीजें इसमें बहुत नुकसान करती हैं। और भोजन में प्राकृतिक रूप से बासी भोजन ना छोड़ें। हम लोग जाड़े में थोड़ा सा सोच लेते कि अच्छा खराब नहीं होगा ठंडे में, ऐसा होना नहीं चाहिए। भोजन हमेशा बराबर, हर बार भोजन नया बने, साफ सुथरा बने, अन्न उबाल के उसका प्रयोग हो, तली हुई चीजों का कम से कम प्रयोग हो। तो जाड़े में आप इन चीजों से बच सकते हैं। और संक्रमण में दोनों तरह के संक्रमण, वातावरण के संक्रमण, स्पर्श के संक्रमण, वस्त्र के संक्रमण। हम लोग ठंड के मारे इसको साफ नहीं कर पाते, गर्मी में तो कर लेते हैं, बदन खुला रखते हैं, जाड़े में भूल जाते हैं। जाड़े में भी उतना ही वो आवश्यक है जितना कि गर्मी में आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये बात हो गई जो अभी ठंड के मौसम में हमें क्या क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए और अपनी स्वच्छता पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए। छोटी बड़ी हर चीज पे ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब जीवन सुरक्षित होगा तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। इसलिए हर काम से पहले अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आप हमारे इस सीमित आयोजन में आकर के अपनी असीमित बौद्धिक विचार क्षमता से हम सभी को अनुग्रहित किया। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कुछ अच्छी जानकारियां और ऐसे अच्छे कार्यक्रम आप तक सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।